हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कीड़ा। तो आज की इस शानदार वीडियो में जो है हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल साइकिल का मतलब क्या होता है। कोई भी सेल है तो उसे डिवाइड करने से पहले कुछ स्टेप्स अंडरगो करने पड़ते हैं, जिसमें उसका डीएनए यानी जीनोम रेप्लिकेट होता है, उसमें प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, उसके सेल ऑर्गेनेलीज अलग अलग डिवाइड करते हैं और फिर अल्टीमेटली उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और इसी तरह साइटोप्लाज्म से पहले न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। तो इस सारे सीक्वेंस को ही हम सेल साइकिल कहते हैं। इस सारे सीक्वेंस को ही हम सेल साइकिल कहते हैं एंड इट इज़ जेनेटिकली कंट्रोल्ड। जेनेटिक्स यानी हमारे जो जीन्स होते हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं हम पीरियड ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल कितनी देर में होता है। जो सेल साइकिल है उसका टाइम पीरियड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टाइप से सेल टाइप पे वेरी करता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में अगर हम एक ऑन एवरेज लें, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट डेटा, अगर हम एवरेज लें तो 24 आवर्स में हमारा एक सेल डिवाइड होता है। बट अगर हम बात करें नर्व सेल्स की तो वो जब तक हम 5 साल के होते हैं तब तक ही डेवलप हो जाती हैं जितना उन्हें होना होता है। उसके बाद दे डोंट डिवाइड। रेयर चांस होता है, छोटी मोटी इंजरी होती है तो वो रिपेयर कर लेती हैं खुद को, बट वो डिवाइड नहीं करती हैं। ईस्ट की बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो वो 90 मिनट्स में ही जो है अपना दूसरा कॉपी बना लेता है। अब बात आते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल किस तरीके से होती है, उसमें 2 फेज़ होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज़। इंटरफेज जो है अबाउट 95% ऑफ द टाइम ऑफ द सेल साइकिल के लिए रहता है और लेस देन 5% के लिए जो है हमारा एम फेज़ रहता है। इंटरफेज यानी तैयारी वाला फेज़। अगर 24 घंटे में डिवीज़न होनी है तो उसमें से 23 घंटे तो सेल तैयारी ही करता रहता है डिवाइड होने की, और जो मेन सेल डिवीज़न है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही रहती है। अच्छा, यहाँ पे एम का मतलब है मिटोसिस। ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज़ बोलते हैं इसे। क्यों ड्रामेटिक? मतलब बहुत ड्रामा टाइप होता है इसमें। सेल न्यूक्लियस जो है वो हमारा डिवाइड होता है, उसमें क्रोमोसोम्स एक बार वहाँ जाएंगे, एक बार ऐसी फॉर्म आएगी, एक बार वैसी फॉर्म आएगी। इसकी डिटेल में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। तो जो हमारा एम फेज़ है ये हमारा कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस 2 फेजेस में डिवाइडेड है। जब न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है तो हम उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, साइटोप्लाज्म की डिवीज़न को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। एक बार बात करते हैं तो जो हमारा इंटरफेज है वो हमारा 3 फेजेस में डिवाइडेड है। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज़ को हम फर्स्ट गैप फेज़ बोलते हैं, S को हम सिंथेसिस फेज़ बोलते हैं, G2 को हम सेकेंड गैप फेज़ बोलते हैं। अगर हम टाइम पीरियड के लिए जो है हम इसका पाई चार्ट बनाए, ये पाई चार्ट जो है हमारा टाइम को डिनोट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स टाइम। तो अगर हम एक पाई ग्राफ की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करें तो मोर देन 95% के लिए हमारा इंटरफेज होता है एंड लेस देन 5% ऑफ द टाइम के लिए हमारा एम फेज़ होता है, जिसमें हमारी न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। क्लियर? तो ये हमने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा मेन पढ़ लिया। अब उसी डायग्राम को और थोड़ा जूम इन करते हैं। तो जूम इन करें तो G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़ हो गए भाई रिप्रेजेंट। हाँ, हो गए। अब ये G0 क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट याद रखना कि यहाँ पे कुछ G0 नाम से भी कोई चीज़ होती है, आगे बताऊँगी अभी 2 मिनट बाद। तो एम फेज़ जो है यहाँ पे 2 फेजेस में डिवाइडेड है।
कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस बेसिकली आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ये कार्योकाइनेसिस का टाइम पीरियड है एंड ये कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम है, और ये हमारा जो है ये ग्रीन कलर से ये साइटोकाइनेसिस को हमारा डिनोट कर रहा है। क्लियर। अभी आगे चलते हैं जीवन फेज़ पे। जीवन फेज़ जो है हमारा एम फेज़ के बाद आता है। इसमें हमारे ज़्यादातर जो सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं वो रेप्लिकेट करते हैं, यानी अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं इसमें, आरएनए, एटीपी, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, वो सब चीज़ें बनती हैं इसमें जो हमें एस फेज़ के अंदर चाहिए होती है। एस फेज़ में क्यों मतलब क्या होता है ऐसा जिसके लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो हम एस फेज़ में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानना है कि एस फेज़ के लिए यहाँ पे तैयारी हो रही होती है, और अगर फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल है यानी जल्दी जल्दी सेल डिवाइड हो रहा है तो उसमें जीवन जो है कंपैरेटिवली छोटा होता है, जीवन का टाइम पीरियड। जी नॉट, अभी अभी बताया था जी नॉट के बारे में, मतलब उसका नाम बताया था, अभी उसे डिटेल में करते हैं। जी नॉट को हम क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं। अब सेल हमारा जीवन में है, अब वो नहीं चाहता आगे डिवाइड करना, तो सेल क्या करेगा, जीवन फेज़ से जी नॉट फेज़ में आ जाएगा। जी नॉट फेज़ में वो जो है या तो परमानेंटली या फिर टेम्पोरेरीली जो है अपना डिवीजन से बाहर आ जाता है। इट एग्जिट्स द सेल साइकिल, और उसे हम जी नॉट फेज़ कहते हैं। एग्जाम्पल हर्ट सेल। हर्ट सेल एक बार बन गया तो बन गया, नर्व सेल बन गया तो बन गया, 5 साल तक ये जो है बेसिकली हमारे डिवाइड कर सकते हैं। सेल इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब अपना जो रेस्पिरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस जिस भी तरह का सेल है वो काम तो करता ही है, पर प्रोलिफरेट नहीं करता। प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड नहीं करता इसमें हमारा सेल। क्लियर। It is a phase in which cell temporarily और permanently exit the cell cycle. सेल जो है सेल साइकिल से या तो कुछ समय के लिए यानी टेम्पोरेरीली या फिर परमानेंटली जो है उसे एग्जिट कर देता है। अब बात करेंगे एस फेज़ की, जिसकी तैयारी जीवन फेज़ में हुई थी। जीवन फेज़ में हुई थी ऐसी चीज़ों की तैयारी जो हमें डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। डीएनए यानी जो डीएनए का अमाउंट था उसे हम यूजुअली सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड क्योंकि यूजुअली सेल डिप्लॉइड्स होते हैं तो यहाँ पे हम 2C लिखते हैं। फिर जो हमारा डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है तो 2C से हमारा 4C बन जाता है। द डीएनए कंटेंट डबल्स। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, डीएनए तो डबल हो गया बट क्रोमोसोम डबल नहीं होते हैं। पहले क्रोमोसोम ऐसे था, 2 थे, ऐसे 2 अलग अलग थे, तो अभी भी 2 ही क्रोमोसोम रहेंगे बट उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब कैसे हो जाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब थोड़ा सेम सा स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरीके से हो जाएंगे। 2 क्रोमैटिड्स हो जाएंगी, 2 डीएनए की कॉपीज़ हो जाएंगी। ये डीएनए था डबल स्ट्रैंडेड इस तरीके से, तो एक ये डीएनए हो गया हमारा, एक ये डीएनए हो गया, और इसी तरीके से इसमें भी होता है। क्लियर। फिर हम आते हैं आगे, तो इसमें हमारा हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी इसी में रेप्लिकेट होते हैं, एंड सेंट्रियोल जो है वो भी इसी में डुप्लिकेट होता है। क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है न्यूक्लियस में, सेंट्रियोल जो है हमारा वो साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल में एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में डुप्लिकेट हो जाता है। फिर बात करें G2 फेज़ की, तो इसमें जो हमारे गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हैं ये रेप्लिकेट होते हैं। आरएनए और प्रोटीन जो हैं ये भी बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बनता है। फिर इसके बाद हम एम फेज़ की बात करें तो एम फेज़ में हमारे कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस ये 2 प्रोसेस होते हैं। कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की डिवीज़न, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीज़न। क्लियर।
तो एक ये एक्स्ट्रा टॉपिक आता है अभी, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल को रेगुलेट कैसे होता है वो, तो जो सेल साइकिल है उसे हम साइक्लिन, एक प्रोटीन होता है साइक्लिन और एक प्रोटीन होता है काइनेज। तो जो काइनेज प्रोटीन होता है वो साइक्लिन पे डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। वो जो है हमारा सेल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई प्रोटीन काइनेस है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है प्रोटीन हमारा, और अब हम इसे एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेशन के लिए जो है हमारा साइक्लिन प्रोटीन आ जाता है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे साइक्लिन प्रोटीन जुड़ जाएगा हमारा एंड इट बिकम्स एक्टिवेटेड, ये हमारा एक्टिव हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। तो काइनेज जो है, काइनेज यूजुअली काइनेज को एक एग्जांपल जो हम कॉमनली यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ CDC2, और साइक्लिन जो होता है वो हम G साइक्लिन, M साइक्लिन, वेरियस टाइप के होते हैं। तो 2 चेक पॉइंट होते हैं, यानी 2 ऐसे पॉइंट होते हैं मेन रेगुलेशन के। एक को हम बोलते हैं मेजर चेक पॉइंट या फिर रेस्ट्रिक्टर पॉइंट, दूसरे को हम बोलते हैं माइनर चेक पॉइंट। तो जो हमारा G1 से S फेज़ में ट्रांजिशन हो रहा होता है, G1 से S फेज़ में ट्रांजिशन हो रहा होता है, तब आता है हमारा मेजर चेक पॉइंट, और जब G2 से M फेज़ में ट्रांजिशन हो रहा होता है तब आता है हमारा माइनर चेक पॉइंट। तो अब जो हमारा G1 से S हो रहा होता है उसमें हमारा G1 साइक्लिन यूज़ होता है एंड CDC2 काइनेज। G2 से M फेज़ में हमारा G1 की जगह पे M साइक्लिन हो जाता है एंड CDC2 काइनेज, और इसी को हम बोलते हैं MPF, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। किसे बोलते हैं? जब हमारा G2 से M ट्रांजिशन हो रहा होता है उस समय पे हमारा MPF, ये इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं मिटोसिस की। मियोसिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मिटोसिस में हम जो है इसके बारे में डिटेल में अभी बात करते हैं। तो मिटोसिस को हम सोमेटिक सेल डिवीज़न बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन्स की बात करें तो कोई ह्यूमन का सेल जिसमें 46 क्रोमोज़ोम है, उससे 2 डॉटर सेल बनी तो दोनों में 46 ही क्रोमोज़ोम होंगे। इक्वल डिवीज़न होता है मिटोसिस में, इसीलिए हम इसे इक्वेशनल बोलते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है, जो सेल डिवाइड कर रहा होता है उसे हम मीटोसाइट बोलते हैं। जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो पेरेंट के और आपस में सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिकल या फिर सिमिलर, मतलब ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं पूरी तरीके से सेम होते हैं। तो जो टर्म मिटोसिस है ये हमारे साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने दी थी, और एनिमल्स में जो है मिटोसिस सबसे पहले फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने ही स्टडी की थी, और प्लांट्स में स्ट्रासबर्गर ने की थी। तो हमें n नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये एक सेल था, इससे हमारे 2 सेल बन गए, इस सेल से दोबारा 2, इस सेल से दोबारा 2। एक मिनट, यहाँ पे ये दूसरा। तो फिर अब आप इसमें देख सकते हैं हमने टोटल 4 डॉटर सेल बनाए, इसमें कितनी डिविजन्स यूज़ हुई? एक, यहाँ पे दूसरी और यहाँ पे तीसरी। तो 4 थे तो हमें 3 की रिक्वायरमेंट हुई। तो ऐसे ही n सेल्स बनाने हैं तो n-1 की जो है हमें डिवीज़न करनी पड़ेगी, n-1 टाइम्स, जब जाके हमारा जो है सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे वो हम पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ़ जनरेशन्स से। तो टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स जो है 2 की पावर x, जहाँ पे x जो है हमारा नंबर ऑफ़ जनरेशन्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ़ मिटोटिक जनरेशन निकालनी है जब 128 सेल्स हो, तो 128 को हम 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, तो x जो है वो हमारा 7 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ मिटोटिक जनरेशन हमारी 7 आ गई। क्लियर? अब सवाल उठता है सेल डिवाइड ही क्यों करता है? सेल डिवाइड करने के पीछे बेसिकली 2 कारण होते हैं। कौन कौन से? एक तो उसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो मेंटेन करना होता है, और एक एरिया और
वॉल्यूम का रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। जैसे जैसे सेल बड़ा होता है, न्यूक्लियस जो है कंपैरेटिवली जिस रेशियो से साइटोप्लाज्म बढ़ता है, उस रेशियो के कंपैरेटिवली न्यूक्लियस इतना जल्दी नहीं जो है हमारा बड़ा हो पाता है, जिससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में वेरिएशन होती है। न्यूक्लियस इतना मैच्योर, इतना बड़ा नहीं हो पाता कि वो साइटोप्लाज्म को जो है वो कंट्रोल कर सके, तो फिर इसीलिए उसे डिवाइड करना पड़ जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेल डिवीज़न जो है एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, यानी एक के बाद एक चीज़ें होती रहती हैं, बीच में कोई जो है गैप नहीं होता। गैप नहीं है तो कोई भी अभी हम आगे जिन फेजेस की बात करेंगे उनके बीच में कोई क्लियर कट लाइन्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो एक बार इसकी ब्रॉड डिवीज़न देख लेते हैं। जो मिटोसिस है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है हमारा, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो जो हमारा कार्योकाइनेसिस, न्यूक्लियस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो हमारा कार्योकाइनेसिस है उसमें 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ट्रिक कैसे याद रखें? आई पास्ट माई आर्ट टेस्ट। तो आई माने इंटरफेज, पी माने प्रोफेज, एम माने मेटाफेज, ए माने एनाफेज, टी माने टीलोफेज। तो ये इन फेजेस को याद रखने की ट्रिक है, बट आप इतनी बार पढ़ लेंगे इन फेजेस को कि आपको याद हो जाएगी इनकी सीक्वेंस। तो अब जो साइटोप्लाज्म है वो सेल प्लेट और फरो दोनों तरीक़ों से डिवाइड करता है। सेल प्लेट जो है वो हमारी प्लांट सेल में बनती है और फरो जो है वो हमारा एनिमल सेल में बनता है। कार्योकाइनेसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रोफेज आता है। इसमें प्रोफेज में क्या होता है, हमारे जो हमारा सेंट्रोमियर्स थे वो हमारे अलग अलग दूर दूर जाने लगते हैं, मतलब पोल्स पे जाने लगते हैं। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बन जाता है। 2 क्रोमैटिड्स के साथ एक सेंट्रोमियर होता है। और जब अर्ली प्रोफेज होती है तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनके एंड्स जो है वो विजिबल नहीं होते, तो वो एक ऊन के गुच्छे की तरह दिखता है, जिसे हम स्टेज कौन सी बोलते हैं, स्पाइरीन स्टेज बोलते हैं। और सेंट्रियोल्स जो है अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर्स तैयार होने लगते हैं। हमारे ऑर्गेनलीज जो है वो बेसिकली सारे डिसअपीयर होते हैं। मेटाफेज में जो है हमारी एक प्लेट बन जाती है जिसमें क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच होके इस पे प्लेट पे आ जाते हैं। और इस पे सेंटर पे जो है ये हमारा इक्वेटर होता है। और जो ये प्लेन जो प्लेट बनती है इसे हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। और मेटाफेजिक प्लेट पे जो हमारा मेटाफेजिक प्लेन होता है, मेटाफेजिक प्लेन, ये हमारा सेंट्रोमियर का प्लेन होता है। सेंट्रोमियर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है पूरा अच्छी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड इसी फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसी स्टेज में होते हैं, इसीलिए इसमें उनकी मॉर्फोलॉजी की बेस्ट स्टडी होती है। इक्वेटर पे आ जाते हैं क्रोमोसोम्स, मेटाफिजिक प्लेट बन जाती है हमारी। इसी को हम जब वो इक्वेटर पे आ रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम कॉन्ग्रेशन बोलते हैं। हर क्रोमोसोम के पास दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं। फिर क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये सिकुड़ने लग जाएंगे। सिकुड़ेंगे तो जो हमारा काइनेटोकोर्स पे जो ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे ये जो है हमारे टूट जाएंगे। जो क्रोमोसोम से वो अलग अलग हो जाएंगे। आधे क्रोमोसोम एक पोल पे चले जाएंगे, आधे दूसरे पोल पे चले जाएंगे, तो हमारे डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। और इनके बीच में कुछ इंटरजोनल फाइबर्स होते हैं, पूरे बीच बीच में, तो उन्हें हम इंटरजोनल फाइबर्स बोलते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, सेपरेट क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं जिन्हें हम डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। इंटरजोनल फाइबर जो होते हैं वो बनने लगते हैं और इसमें हम शेप ऑफ द क्रोमोसोम स्टडी करते हैं। जब हमारा मेटाफेज से एनाफेज आ रहा होता है तो हम जो
तो एक कॉम्प्लेक्स होता है हमारा एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। इस चीज़ के बिना हम एनाफेज में नहीं जा पा सकते। अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो जो हमारा सेल है वो मेटाफेज पे ही रुक जाएगा, वो आगे डिवाइड नहीं कर पाएगा। टीलोफेज की बात करें तो जो है हमारा, ठीक है, हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो एंड पे पहुंच गए तो हमारे डीकंडेंस होके जो है हमारा क्रोमेटिन ऐसे सिकुड़ा मटेरियल बन जाता है हमारा क्रोमेटिन। 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हमारे। और थोड़ी थोड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा सा बीच से जो है अंदर की साइड धंसने लग जाता है। क्लियर? इसे हम डैड ऑफ सेल्स बोलते हैं। डैड मतलब 2 सेल्स को साथ में पेयर टाइप हम डैड का मतलब होता है। तो क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाते हैं, पोल्स पर पहुंचने के बाद स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर हो जाते हैं, हमारे ऑर्गेनेलीज न्यूक्लियर एनवेलप वापस से आने लग जाते हैं। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। ये हमारा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये अलग अलग मेथड से होता है। एनिमल सेल्स में फरो बनती है, सेंट्रीपिटल यानी बाहर से अंदर की तरफ जाती है हमारी जो फरो है। किस तरीके से जाती है? ये हमारा सेल था नॉर्मल सेल, ठीक है, नॉर्मल मतलब डिवीज़न हुई, इसमें पहले न्यूक्लियस की हो गई, ठीक ठाक हो गई। अभी हम सिर्फ साइटोकाइनेसिस के सेल फरो की बात करें तो पहले वो फिर अंदर की साइड आप देख सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड जाने लगता है और धीरे धीरे वो 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। फिर बात करें अगर हम प्लांट सेल की तो उसमें सेल प्लेट के थ्रू मूवमेंट होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है यानी बीच से बाहर की तरफ होता है। ये नॉर्मल सेल था, 2 न्यूक्लियस से बीच में जो है हमारा, 1 मिनट थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाती हूँ, अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा सेल था, ये हमारे न्यूक्लियस हो गए। तो बीच में जो है हमारे गोल्जी बॉडीज़ जो है अपनी वेसिकल्स रिलीज़ करने लग जाते हैं, बीच में असेंबल होते हैं और इनके साइड में मटेरियल डिपॉजिट होकर सेल वॉल बनने लग जाती है। तो फिर इसकी मदद से जो है हमारा ये पहले बीच में होगा और फिर बीच से बाहर की साइड जाएगा, इसीलिए हम इसे जो है सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट बोलते हैं। यही चीज़ जो पेंसिल से डायग्राम बनाया गया है इसमें भी दिखाई गई है सेल प्लेट पे। फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होता है? जो हमारे गोल्जी बॉडीज़ की वेसिकल्स होते हैं उन्हें हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं, और इन वेसिकल्स प्लस सेल वॉल का मटेरियल जो उस पर डिपॉजिट हुआ उसे हम सेल प्लेट बोलते हैं। अब अगर जो हमारा कार्योकाइनेसिस है यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, अगर वो नहीं होता तो बहुत सारे जो है मतलब कार्योकाइनेसिस तो होता है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता। न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया पर साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं हुआ, तो क्या होंगे? बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में हो जाएंगे जिसे हम सिनोसाइड या फिर सिंटियम बोलते हैं। एग्जाम्पल, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट वाटर, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट वाटर। क्लियर? मिटोसिस की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। क्यों ज़रूरी होती है मिटोसिस? ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन के लिए, और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिप्रोड्यूस करवाने के लिए। तो भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। कॉल्चिकाइन, ये जो है हमारा एक एल्कलॉइड होता है, फैमिली लिलिएसी से लिया गया होता है, मतलब जिस प्लांट से लिया होता है दैट इज़ कॉल्चियम अल्यूमिनेट, ये हमारा लिलिएसी फैमिली से होता है। पॉलीप्लॉइडी जो है ये हमारा सेल में बना देता है, पॉली माने मैनी, बहुत सारे जो है न्यूक्लियस हो जाते हैं उसमें। मिटोजेंस जो होते हैं वो हमारे मिटोसिस को इंड्यूस करते हैं, मिटोसिस का रेट बढ़ाते हैं, जैसे इंसुलिन, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ऐसे हॉर्मोन्स टाइप होते हैं। मिटोटिक पॉइजन्स यानी मिटोसिस को रोकने वाले, इनहिबिट मिटोसिस, एग्जाम्पल राइबोन्यूक्लियस, मस्टर्ड गैस, ये सारे हमारे जो है मिटोटिक पॉइजन्स कहलाते हैं। फिर ये लास्ट पॉइंट, सेंट्रिक एंड एसेंट्रिक डिवीजन। सेंट्रिक यानी एम्फिएस्ट्रल, एम्फिएस्ट्रल यानी जिसमें सेंट्रियोल्स हों, सेंट्रियोल्स किस में होते हैं? एनिमल्स में, तो हम उसे बोलते हैं सेंट्रिक या फिर एम्फिएस्ट्रल। एसेंट्रिक या फिर एनेस्ट्रल जिसमें
बिना सेंट्रियोल्स के डिवीजन हो। एग्जाम्पल प्लांट्स, ऐसा नहीं होता कि सेंट्रियोल्स नहीं है तो हमारा जो है स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे, बनते हैं पर वो कुछ और मैकेनिज़्म से बनते हैं जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी के लिए इतना ही ज़रूरी था। मियोसिस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।